नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा भाग 4। यार तुम्हारा लड़कपन नहीं छूटा अभी, राजकुमार ने डांट दिया। चंदन भीतर ही भीतर हंसते हंसते फूल गया। तारा नीचे उतर गई। एक बार तारा को झांक कर उसने राजकुमार से कहा, तुम्हारा जवानपन बलबलाता रहा है, यह तो देख ही रहा हूं। तारा नीचे से लोटा और एक साड़ी लेकर आ रही थी। राजकुमार के कमरे में आकर कहा, नहा डालो रज्जू बाबू, देर हो रही है। भोजन तैयार हो गया होगा। आज नहाने की इच्छा नहीं है, व्यर्थ तबीयत खराब करने से क्या फायदा। हंसती हुई तारा ने कहा, न नहाने से यह बला टल थोड़े ही सकती है। उठो भी, अघोर पंथ से घिनवा कर लोगों को भगाओगे क्या? साबुन और सेंट पंथियों से पाला पड़ा है, तुम्हारे अघोर पंथ के भूत उतार दिए जाएंगे। चंदन ने पड़े हुए कहा, और आप भी जल्दी कीजिए। हंसती हुई तारा ने चंदन से कहा, अब बार बार क्या नहाऊं? पिछली रात नहा तो चुका, और ऐसा वैसा स्नान नहीं, स्त्री रूपी नदी को छूकर पहला स्नान, सरोवर में दूसरा, फिर 1.5 घंटे तक ओस में तीसरा, और जो गीले कपड़ों में रहा वह सब बट्टे खाते। चंदन ने हंसते हुए कहा। तारा हंसती रही। राजकुमार से एक बार और नहाने के लिए कहकर कनक के कमरे में चली गई। मकान में ही कुआं था, महरी पानी भर रही थी। राजकुमार नहाने चला गया। मुन्नी भोजन के लिए राजकुमार और चंदन को बुलाने आई थी। कुएं गया, पर राजकुमार को नहाते देखकर बाहर चली गई। अभी तक घर की स्त्रियों को कनक की खबर न थी। अकारण घृणा की शंका कर तारा ने किसी से कहा भी नहीं था। अधिक भय उसे रहस्य के खुल जाने का था। कनक को नहलाकर वह माता के पास जाकर एक थाली में भोजन परोसवा लाई। माता ने पूछा भी, यह किसका भोजन है? एक मेहमान आए हैं, आपसे फिर मिला दूंगी। संक्षेप में समाप्त कर तारा थाली लेकर चली गई। कनक बैठी हुई तारा की सेवा, स्नेह, सहृदयता पर विचार कर रही थी। बातचीत से कनक को मालूम हो गया कि तारा पढ़ी लिखी है और मामूली अंग्रेजी भी अच्छी जानती है। उसके इतिहास के प्रसंग पर जो अंग्रेजी के नाम आए थे, तारा ने उनका बड़ा सुंदर उच्चारण किया था और अपनी तरफ से भी एक आध अंग्रेजी के शब्द कहे थे। तारा का जीवन कितना सुखमय है, कनक सोच रही थी, और जितनी ही उसकी आलोचना कर रही थी, अपने सारे स्त्री स्वभाव से उसके उतने ही निकट आ रही थी, जैसे लोहे को चुंबक देख पड़ा हो। तारा ने जमीन पर आसन डालकर थाली रख दी और भोजन के लिए सस्नेह कनक का हाथ पकड़ उठाकर बैठा दिया। कनक के पास इस व्यवहार का वश्यता स्वीकार के सिवा और कोई प्रतिदान न था। वह चुपचाप आसन पर बैठ गई और भोजन करने लगी। वहीं तारा भी बैठ गई। दीदी, मैं अब आप ही के साथ रहूंगी। तारा का हृदय भर आया। कहा, मैंने पहले ही यह निश्चय कर लिया है। हम लोगों में पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, उन्हें तुमसे कुछ दुराव रह सकता है, क्योंकि ये लोग उन्हीं ख्यालात के भीतर पले हैं। उनसे तुम्हें कुछ दुख होगा, पर बहन, मनुष्य के अज्ञान की मार मनुष्य ही तो सहते हैं। फिर स्त्री तो अपनी क्षमा और सहिष्णुता के कारण ही पुरुष से बड़ी है। उसके ये ही गुण तो पुरुष की जलन को शीतल करते हैं। कनक सोच रही थी, उसकी दीदी इसीलिए मोम की प्रतिमा बन गई है। तारा ने पुनः कहा, मेरी अम्मा, छोटे साहब की माँ, शायद वहां तुमसे कुछ नफरत करें। अगर उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी तो मैं उनसे कुछ छिपा कर न कह सकूंगी। तुम्हारा वृत्तांत सुनकर वह जिस स्वभाव की है, तुम्हें छूने में तथा अच्छी तरह बातचीत करने में जरूर कुछ संकोच करेंगे। वह शीघ्र ही काशी चली जाने वाली है, अब वहीं रहेंगी। मैं अब की जाते ही उनके काशीवास का प्रबंध करवाऊंगी। कनक को हिंदू समाज से बड़ी घृणा हुई, यह सोचकर कि क्या वह मनुष्य नहीं है। अब तक मनुष्य कहलाने वाले समाज के बड़े बड़े अनेक लोगों के जैसे आचरण उसने देखे हैं, क्या वह उनसे किसी प्रकार भी पतित है? कनक ने भोजन बंद कर दिया। पूछा, दीदी, क्या किसी जात का आदमी तरक्की करके दूसरी जात में नहीं जा सकता? बहन, हिंदुओं में अब यह रिवाज नहीं रहा। यो पौराणिक काल में ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण हमारे सामने अवश्य है। तुम्हें छोटी साहब विस्तार में बता सकेंगे। वह ये सब नहीं मानते, काफी पढ़ा भी है। वह कहते हैं आदमी आदमी है, और ऊंचे शास्त्रों के अनुसार सब लोग एक ही परमात्मा से हुए हैं। यहाँ जिस तरह शिक्षा क्रम से बड़े छोटे का अंदाज लगाया जाता है, पहले इसी तरह शिक्षा, सभ्यता और व्यवसाय का क्रम रखकर ही जातियों का वर्गीकरण हुआ था। वह और भी बहुत सी बातें कहते हैं। कनक ने इस प्रसंग के पहले गुस्से से भोजन बंद कर दिया था, अब खुश होकर फिर खाने लगी। दिल ही दिल चंदन से मिलकर तमाम बातें पूछने की तैयारी कर रही थी।
तारा निविष्ट चित्त से कनक का भोजन करना देख रही थी। जब से कनक मिली, तारा तभी से उसकी सब प्रकार से परीक्षा कर रही थी। कनक में बहुत बड़े बड़े लक्षण उसने देखे। उसने किसी भी बड़े खानदान में इतने बड़े लक्षण नहीं देखे। उसका चाल चलन, उठना बैठना, बोलना चालना, सब उसके बड़े खानदान में पैदा होने की सूचना दे रहे थे। उसकी एक एक इंगित में आकर्षण था। 17 साल की युवती की इतनी पवित्र चितवन उसने कभी नहीं देखी। सिर्फ एक दोष तारा को मिल रहा था, वह थी कनक की तीव्रता। मुन्नी बाहर से घूमकर आ गई। राजकुमार नहाकर ऊपर चला गया। उसने उंगली पकड़कर कहा, चलिए, खाना तैयार है। फिर उसी तरह चंदन की उंगली पकड़कर खींचा, उठिए। राजकुमार और चंदन भोजन करने चले गए। तारा डब्बा उठाकर पान लगाने लगी। कनक भोजन समाप्त कर उठी। तारा ने पानी दिया, पलंग पर आराम करने के लिए कहा और कह दिया कि तीसरे पहर उसके घर की स्त्रियां और उसकी माता मिलेंगी। अभी तक उनको कनक के आने के संबंध में विशेष कुछ मालूम नहीं है। साथ ही यह भी बतला दिया कि एक झूठा परिचय दे देने से नुकसान कुछ नहीं, बल्कि फायदा ज्यादा है। यूं उन लोगों को पीछे से तमाम इतिहास मालूम हो ही जाएगा। कनक यह परिचय छिपाने का मतलब कुछ कुछ समझ रही थी। उसे अच्छा नहीं लगा, पर तारा की बात उसने मान ली। चुपचाप सिर हिलाकर सम्मति दी। तारा भी भोजन करने चली गई। कनक को इस व्यक्तिगत घृणा से एक जलन हो रही थी। यह समझने की कोशिश करके भी समझ न पाती थी। एक सांत्वना उसके तत्कालीन जीवन के लक्ष्य में तारा थी। तारा के मौन प्रभाव की कल्पना करते करते उसकी आंख लग गई। राजकुमार और चंदन भोजन करके आ गए। चंदन को नींद लग रही थी। राजकुमार स्वभावतः गंभीर हो चला था। कोई बातचीत न हुई, दोनों लेट रहे। कुछ दिन के रहते अपना असबाब बंधवाकर तारा कनक को देखने गई। चंदन सो रहा था। राजकुमार एक किताब बड़े गौर से पढ़ रहा था। कनक को देखा, सो रही थी। जगा दिया, घड़े से पानी डालकर मुंह धोने के लिए दिया। फिर पान लगाने लगी। कनक मुंह धो चुकी। तारा ने पान दिया। एक बार फिर समझा दिया कि अब घर की स्त्रियों से मिलना होगा, खूब संभल कर बातचीत करेगी। फिर वह चंदन के पास गई। चंदन को जगाया, कहा कि अब सब लोग आ रही हैं और वह छींटों के लिए तैयार होकर हाथ मुंह धोकर बैठे। तारा नीचे चली गई। चंदन भी हाथ मुंह धोने के लिए नीचे उतर गया। राजकुमार किताब में तल्लीन था। देखते देखते कई औरतें बराबर के दूसरे मकान से निकलकर तारा के कमरे की ओर बढ़ने लगीं। आगे आगे तारा थी। तारा के घर के लोग, उसके पिता और भाई जो स्टेट में नौकर थे, चंदन की गिरफ्तारी का हाल जानते थे। इससे भागने पर निश्चय कर लिया था कि छोटी बाईजी को वही लेकर भागा है। इस समय इंतजाम से उन्हें फुर्सत न थी, अतः घर सिर्फ दोपहर को भोजन के लिए आए थे और चुपचाप तारा से पूछकर भोजन करने चले गए थे। घर की स्त्रियों से इसकी कोई चर्चा नहीं की। डर रहे थे कि इस तरह भेद खुल जाएगा। तारा उसी दिन चली जाएगी। इससे उन्हें कुछ प्रसन्नता हुई और कुछ चिंता भी। तारा के पिता ने उसे बताया कि बड़े जोर शोर से खोज हो रही है और शायद कलकत्ते के लिए आदमी रवाना किए जाएं। उन्होंने यह भी बतलाया कि कई साहब आए थे, एक घबराए हुए हैं, शायद आज ही चले जाएं। तारा 2-1 रोज और रहती, पर भेद खुल जाने के डर से उसी रोज तैयार हो गई थी। उसने सोच लिया था कि वह किसी तरह विपत्ति से बच भी सकती है, पर एक बार भी अगर गढ़ में यह खबर पहुंच गई तो उसके पिता का किसी प्रकार भी बचाव नहीं हो सकेगा। स्त्रियों को लेकर तारा कनक के कमरे में गई। दोनों पलंग के बिस्तर के नीचे से दरी निकालकर फर्श पर बिछाने लगी। तारा की भावज ने उसकी सहायता की। कनक को देखकर तारा की भावजें और बहनें एक दूसरी को खोदने लगी। तारा की मां को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कनक की ऐसी दृष्टि थी जिसे देखकर किसी भी गृहस्थ स्त्री को क्रोध होता। उसकी दृष्टि में श्रद्धा न थी स्पर्धा। बिल्कुल सीधी चितवन उम्र में उससे बड़ी बड़ी स्त्रियां थीं। कम से कम तारा की मां तो थी ही, पर उसने किसी प्रकार भी अपना अदब जाहिर नहीं किया। लगता था जैसे जंगल की हिरनी अभी अभी कैद की गई हो। तारा कुल मतलब समझती थी, पर कुछ कह न सकती थी। कनक ने स्त्रियों से मिलने की सभ्यता का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। उसे जरूरत भी नहीं थी। वह प्रणाम करना तो जानती ही न थी। खड़ी कभी तारा को देखती, कभी आगंतुक स्त्रियों को। तारा की माता प्रणाम करवाने और ब्राह्मण कन्या या ब्राह्मण बहू होने पर उसके प्रणाम करने की लालसा लिए खड़ी रह गई। तारा से पूछा, कौन है? तारा ने कहा, अपनी ही जात। कनक को हार्दिक कष्ट था। जाहिर करने का कोई उपाय न था। इससे और कष्ट, कनक का सिंदूर धुल गया था। पर उम्र से तारा की मां तथा औरों को विवाह हो जाने का ही निश्चय हो रहा था।
फिर सोचा शायद विधवा हो, परंतु पहनावे से फिर शंका होती। इन सब मानसिक प्रहारों से कनक का कलेजा जैसे चारों ओर दबा जा रहा हो, कहीं सांस लेने की भी जगह न रह गई हो। कुछ देर तक यह दृश्य देखकर तारा ने माता से कहा, अम्मा बैठ जाओ। तारा की माँ बैठ गई, अन्य स्त्रियां भी बैठ गई। तारा ने कनक को भी बैठा दिया। कनक किसी तरह उनमें नहीं मिल पा रही थी। तारा की माँ उसके प्रणाम न करने के अपराध को किसी तरह भी क्षमा नहीं करना चाहती थी, और उतनी बड़ी लड़की का विवाह होना उनके पास 99% निश्चय में दाखिल था। प्रखर स्वर से कनक से पूछा, कहाँ रहती हो बच्ची? कनक के दिमाग के तार एक साथ झनझना उठे। उत्तर देना चाहती थी पर गुस्से से बोल न सकी। तारा ने संभाल लिया, कलकत्ते में यह गूंगी है क्या? तारा की माँ ने दूसरा वार किया। अन्य स्त्रियां एक दूसरे को खोदकर हंस रही थीं। उन्हें ज्यादा खुशी कनक के तंग किए जाने पर इसलिए थी कि वह इन सबसे सुंदरी थी, और एक एक बार जिसकी तरफ भी देखा था सबने पहले आंखें झुका ली थी और दोबारा आंखों के प्यालों में ऊपर तक जहर भरकर उसकी तरफ उंडेला था। उसके जैसे सौंदर्य के अभाव से उतने समय के लिए वीतराग होकर उसके सौंदर्य को मन ही मन कस्बियों की संपत्ति करार दे रही थी। जी नहीं, गूंगी तो नहीं हूँ, कनक ने अपनी समझ में बहुत मुलायम स्वर में कहा, पर तारा की माँ के लिए इससे तेज दूसरा उत्तर था ही नहीं। फिर घर आई से पराजय होने पर भी हमेशा विजय की गुंजाइश बनी रहती है। इस प्राकृतिक अनुभूति से स्वतः प्रेरित स्वर को मध्यम से धवैत निषाद तक चढ़ाकर भौएं 3 जगह से सिकोड़कर जैसे बहुत दूर की कोई वस्तु देख रही हो। मनुष्य नहीं फिर आक्रमण किया। अकेले यहाँ कैसे आई? तारा को इस हद तक आशा न थी। उसे बहुत ही बुरा लगा। उसने उसी वक्त बात बना ली। स्टेशन आ रही थी अपने मामा के यहाँ। छोटे साहब से मुलाकात हो गई तो साथ ले लिया। कहा एक साथ चलेंगे। उन्हीं ने मुझे बताया कि यह भी साथ चलेंगी। अरे वही कहा ना कि अकेले घूमना। विवाह हो गया है कि नहीं? तारा की माता के मुख पर शंका, संदेह, नफरत आदि भाव बादलों से पहाड़ी दृश्य की तरह बदल रहे थे। अभी नहीं। कनक को अच्छी तरह देखते हुए तारा ने कहा। मुद्रा से माता ने आश्चर्य प्रकट किया और स्त्रियां असंकुचित हंसने लगीं। कनक की मानसिक स्थिति बयान से बाहर हो गई। चंदन वहीं दूसरे कमरे में पड़ा यह सब आलम परिचय सुन रहा था। उसे बड़ा बुरा लगा। स्त्रियों ही की तरह निर्लज्ज हंसी हंसता हुआ कहने लगा, अम्मा बस इसी तरह समझिए जैसे बिट्टन मामा के यहाँ गई हैं और रास्ते में मैं मिल गया हूँ और मेरे खानदान की कोई स्त्री हो, वहां टिका लूं फिर यहाँ ले आऊं। हाँ, बिट्टन में और इनमें यह फर्क अवश्य रू है कि बिट्टन को चाहे तो कोई भगा ले जा सकता है, पर इन्हें नहीं, क्योंकि यह काफी पढ़ी लिखी हैं। तारा की माता पस्त हो गई। बिट्टन उन्हीं की लड़की है, उम्र 15 साल की, पर अभी विवाह नहीं हुआ था। चंदन से विवाह करने के इरादे से रोक रखा है। बिट्टन अपने मामा के यहाँ गई हुई थी। तारा को चंदन का जवाब नितांत युक्ति संगत लगा और कनक के गाल तो मारे प्रसन्नता के लाल पड़ गए। राजकुमार उसी तरह निर्विकार चित्त से किताब पढ़ने का ठाठ दिखा रहा था। भीतर से सोच रहा था, किसी तरह कलकत्ता पहुंचूं तो बताऊं। महिला मंडली का रंग फीका पड़ गया। अभी पिसनहर के यहाँ पिसना देने जाना है, कहकर कांक कर वैसे ही त्रिभागी दृष्टि से कनक को देखती हुई मुंह बनाकर तारा की माता उठी और धीरे धीरे नीचे उतर गई। जीने से एक बार चंदन की ओर घूर कर देखा। उसके बाद घर की और स्त्रियों ने भी महाजनोयन गतः सपंथा का अनुसरण किया। कनक बैठे बैठे सबको देखती रही। सब चली गई तो तारा से पूछा, दीदी ये लोग कोई पढ़ी लिखी नहीं थी शायद? ना, यहाँ तो बड़ा पाप समझा जाता है। आप तो पढ़ी लिखी जान पड़ती है। मेरा पढ़ना लिखना वही हुआ है। घर में कोई काम था ही नहीं। छोटे साहब के भाई साहब की इच्छा थी कि कुछ पढ़ लूं। उन्हीं से 3-4 साल में हिंदी और कुछ अंग्रेजी पढ़ ली। कनक बैठी सोच रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे सब स्त्रियां जो अपने घर में भी इतनी असभ्यता से पेश आईं, किस अंश में उससे बड़ी थीं। दीदी की सहृदयता और चंदन का स्नेह स्मरण कर रोमांचित हो उठती, पर राजकुमार की याद से उसे वैसी ही निराशा हो रही थी। उसके अविचल मौन से वह समझ गई कि अब वह उसे पत्नी रूप में ग्रहण नहीं करेगा। इस चिंता से उसका चित्त न जाने कैसा हो जाता, मानो पक्षी के उड़ने की सब दिशाएं अंधकार से ढक गई हों और ऊपर आकाश हो और नीचे समुद्र। पेशे का जैसा अनुभव तथा उदाहरण वह लेकर आई थी, उसकी याद आते ही घृणा और प्रतिहिंसा की एक लपट बनकर जल उठती, जो जलाने से दूसरों को दूर देखकर अपने ही तृण और काष्ठ जला रही थी। संध्या हो चुकी थी। सूर्य की अंतिम किरणें पृथ्वी से विदा हो रही थीं।
नीचे हरपाल सिंह ने आवाज दी। तारा ने उसे ऊपर बुला लिया। हरपाल सिंह बिल्कुल तैयार होकर आज्ञा लेने आया था कि तारा कहे तो वह गाड़ी लेकर आ जाए। हरपाल सिंह को चंदन के पास पलंग पर बैठाकर तारा नीचे चली गई और थोड़ी देर में 400 रुपए के नोट लेकर लौट आई। हरपाल सिंह को रुपए देकर कहा कि वह 100 रुपए के 3 थान सोने के गहने और 10-10 रुपए तक के 10 थान चांदी के जो भी मिल जाएं, बाजार से जल्द ले आवे। हरपाल सिंह चला गया। तारा कमरों में दिए जलाने लगी, फिर पान लगाकर 2-2 बीड़े सबको देकर नीचे माता के पास चली गई। उसकी माता पूड़ियां निकाल रही थी। उसे देखकर पुनः प्रश्न कर बैठी, इससे तुम्हारी कैसे पहचान हुई? तभी एक भावज ने कहा, देखो ना, मारे उसके किसी से बोली ही नहीं। प्रभु से गरब कियो सोहारा, दरब कियो वे बन को घूंची, मुख कारा कर डारा। हमें तो बड़ी गुस्सा लगी, पर हमने कहा कौन बोले इस पहेदी से। दूसरी बोल उठी, इसी तरह तो औरत बिगड़ जाती है। झूठा है, ब्याह नहीं हुआ और अकेली घूमती है। छोटे बाबू से जान पहचान अच्छी है। पूड़ियां बेलती हुई अपनी जेठानी की तरफ देखकर आंखों में बड़ी मार्मिक हंसी हंसकर तीसरी ने कहा। जेठानी ने साथ दिया, हाँ देखो ना, बेचारे उतनी दूर से बिना बोले नहीं रह सके। कैसा बनाया, जैसे और कोई सत्तू में छेद करना जानता ही नहीं। उत्साह से तीसरी ने कहा, इसीलिए तो ब्याह नहीं करते। तारा को इस आलोचना प्रत्यालोचना के बीच बच रहने की काफी जगह मिली। काम हो रहा है देख वह लौट गई। इनके व्यवहार से मन ही मन उसे बड़ी ग्लानि हुई। तारा कनक के पास चली आई। उसके प्रति जो व्यवहारिक अन्याय उसके घर की स्त्रियों ने किया था, उसके लिए बार बार क्षमा मांगने लगी। पहले उसे लज्जा होती थी, पर अब उसे काफी बल मिल रहा था। दीदी, आप मुझे मिलें तो सब कुछ छोड़ सकती हूँ। कनक ने स्नेह सिक्त स्वर से कहा। तारा के हृदय में कनक के लिए पहले ही से बड़ी जगह थी। इस शब्द से वहां उसकी इतनी कीमत हो गई जितनी आज तक किसी की भी न हुई थी। चंदन पड़ा हुआ सुन रहा था, उससे न रहा गया। कहा, बस जैसी तजवीज आपने निकाली है, कुल रोगों की एक ही दवा है। मजबूती से इन्हें पकड़े रहिए। गुरु समर्थ है तो चेला कभी तो सिद्ध हो ही जाएगा। हरपाल सिंह ने आवाज लगाई। तारा उठ गई। दिखाकर हरपाल सिंह ने दरवाजे पर ही कुछ सामान दे दिया और पूछकर अपनी गाड़ी लेने चला गया। रात 1 घंटे से ज्यादा पार हो चुकी थी। यह सब सामान तारा ने अपनी भावजों तथा अपने नियुक्त किए हुए लोगों और कुछ पर्जों को देने के लिए मंगवाया था। मकान में जाकर अपनी मां से तैयारी करने के लिए कहा। पूड़ियां बांध दी गईं। असबाब पहले ही से बांधकर तैयार कर रखा था। घर में स्त्रियां एकत्र होने लगीं। पड़ोस की भी कुछ स्त्रियां आकर जमने लगीं। तारा उठकर बार बार देवता को स्मरण कर रही थी। ऊपर जा कनक को ओढ़ने के लिए अपनी चादर दी। भूल गई थी। छत से उसकी पेशवाज ले आई और बांधकर एक बॉक्स में, जिसमें पुराने कपड़े आदि मामूली सामान थे, डाल दी। हरपाल सिंह गाड़ी ले आया। कोई पूछता तो कह देता गांव के स्टेशन गाड़ी ले जानी है। तारा ने भावजों को भेंट दी, माता और गांव की स्त्रियों से मिली, नौकरों को इनाम दिया। फिर कनक को ऊपर से लिवा लाई। थोड़े ही शब्दों में उसका परिचय देकर गाड़ी पर बैठाल, सामान रखवा, स्वयं भी भगवान विश्वनाथ का स्मरण कर बैठ गई। गाड़ी चल दी। राजकुमार और चंदन पैदल चलने लगे। दूसरा स्टेशन वहां से 5 कोस पड़ता था। रात 1:30-2 बजे के करीब गाड़ी पहुंची। तारा ने रास्ते से ही कनक को घूंघट से अच्छी तरह छिपा रखा था। स्टेशन के पास एक बगल गाड़ी खड़ी कर दी गई। चंदन टिकट खरीदने और आवश्यक बातें जानने के लिए स्टेशन चला गया। राजकुमार से वहीं रहने के लिए कह गया। ट्रेन रात 4 बजे के करीब आती थी। चंदन ने स्टेशन मास्टर से पूछा तो मालूम हुआ कि 2nd क्लास का डब्बा मिल सकता है। चंदन भाभी के पास लौटकर समझाने लगा कि 1st क्लास का टिकट खरीदने की अपेक्षा उसके विचार से एक 2nd क्लास छोटा डब्बा रिजर्व करा लेने से सुविधा ज्यादा होगी, दूसरे खर्च में भी कमी रहेगी। तारा सहमत हो गई। चंदन ने 100 रुपए तारा से और ले लिए। रास्ते भर कनक के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई। चंदन ने सबको समझा दिया था कि कोई इस विषय पर किसी प्रकार का जिक्र न छेड़े। हरपाल सिंह के आदमी स्टेशन से दूर उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चंदन सोच रहा था स्त्रियों को वेटिंग रूम में ले जाया जाए या गाड़ी आने तक यहीं ठहरे। हरपाल सिंह फुर्सत पा टहलता हुआ स्टेशन की तरफ चला गया। चंदन डब्बा रिजर्व कराने चला। राजकुमार को तारा ने अपने पास बैठा लिया। कुछ देर बाद शंका से अगल बगल देख दाख सीना तानता हुआ हरपाल सिंह लौटा। तारा से कहा, यहां तो बड़ा खतरा है बहन, संभल कर जाना। लोग लगे हैं, सबकी बातचीत सुनते हैं और बड़ी जांच हो रही है। राज्य के कई सिपाही भी हैं।
सुनकर राजकुमार की आंखों से ज्वाला निकलने लगी, पर संभल कर रह गया। तारा घबराकर राजकुमार की तरफ देखने लगी। कनक भी तेज निगाह से राजकुमार को देख रही थी। स्टेशन की बत्तियों के प्रकाश से घूंघट के भीतर उसकी चमकती हुई आंखें झलक रही थीं। कुल मुखाकृति जाहिर हो रही थी। तारा ने एक सांस लेकर हरपाल सिंह से कहा, भैया छोटे बाबू को बुला तो लाओ, स्टेशन बड़ा था, बगल में डब्बे लगे, कई कर्मचारी थे, चंदन का काम हो गया था। वह हरपाल सिंह को रास्ते में ही मिल गया। उनके पास आने पर तारा शंकित, दबे हुए स्वर से स्टेशन के वायुमंडल का हाल, अवश्यम भावी विपत्ति से घबराई हुई कहने लगी। चंदन थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने हरपाल सिंह से कहा, भैया तुम चले जाओ, भेद अगर खुल गया और तुम साथ रहे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हरपाल सिंह की भौहें तन गईं, निगाह बदल गई, बोला, भैया है, जान का ख्याल करते तो आपका साथ न देते, आपकी इच्छा हुए तो हिया लाठी। चंदन ने उतावली से रोक लिया, इधर उधर देखकर धीरे से कहा, यह सब हमें मालूम है भैया, तुम्हारे कहने से पहले ही, पर अब ज्यादा बहस इस पर ठीक नहीं। तुम चले जाओ, हम आराम कमरे में जाते हैं, गाड़ी आती ही होगी। हमारे साथ तुम स्टेशन पर रहोगे तो देखकर लोग शक कर सकते हैं। हाँ ये तो ठीक है। बात हरपाल सिंह को जंच गई। उसे विदा करने के लिए तारा उठकर खड़ी हो गई। सामान पहले ही गाड़ी से उतारकर नीचे रख लिया गया था। हरपाल सिंह ने बैल नह दिए और तारा के चरण छुए। तारा खड़ी रही। कनक के दिल में भी हरपाल सिंह के प्रति इज्जत पैदा हो गई थी। तारा के साथ ही वह भी उठकर खड़ी हो गई। उसका खड़ा होना हरपाल सिंह को बहुत अच्छा लगा। इस सभ्यता से उसके वीर हृदय को एक प्रकार की शांति मिली। तारा उसके पुरस्कार की बात सोचकर भी कुछ ठीक न कर सकी। एकाएक सरस्वती के दिए शब्दों की तरह उसे एक पुरस्कार सूझा। भैया जरा रुक जाओ, जिसके लिए यह हो रहा है उसे अच्छी तरह देख लो। यह कह उसने कनक का घूंघट उलट दिया। वीर हरपाल सिंह की दृष्टि में जरा देर के लिए विस्मय देख पड़ा, फिर न जाने क्या सोचकर उसने गर्दन झुका ली और अपनी गाड़ी पर बैठ गया। फिर उस तरफ उसने नहीं देखा। सड़क से गाड़ी ले चला। राजकुमार और चंदन 50 कदम तक बढ़कर उसे छोड़ने गए। लौटकर राजकुमार को वही कीमती कपड़े जो कनक के यहाँ उसे मिले थे पहनाकर खुद भी इच्छानुसार दूसरी पोशाक बदलकर चंदन कुली बुलाने स्टेशन गया। तारा से कह गया, जरूरत पड़ने पर वह कनक को अपनी देवरानी बताएगी, बाकी परिचय वह दे लेगा। आगे आगे सामान लिए हुए 3 कुली, उनके पीछे चंदन, बीच में दोनों स्त्रियां, सबसे पीछे राजकुमार अपना सुरक्षित व्यूह बनाकर स्टेशन चले। कनक अवगुंठित, तारा की तरह खुली हुई, पर बारीक विचार रखने वाले देखकर ही समझ सकते थे कि उन दोनों में कौन अवगुंठित और कौन खुली हुई थी। कनक सब अंगों से ढकी हुई होने पर भी कहीं से भी झुकी हुई न थी, बिल्कुल सीधी, जैसे अपनी रेखा और पदक्षेप से ही अपना खुला हुआ जीवन सूचित कर रही हो। उधर तारा की तमाम झुकी मानसिक वृत्तियां उसके अनवगुंठित रहने पर भी आत्मा विरोध का हाल बयान कर रही थीं। नौकर ने जनाने वेटिंग रूम का द्वार खोल दिया। तारा कनक को लेकर भीतर चली गई। बाहर 2 कुर्सियां डलवा बुक स्टॉल से 2 अंग्रेजी उपन्यास खरीदकर दोनों मिल बैठकर पढ़ने लगे। लोग चक्कर लगाते हुए आते, देखकर चले जाते। कुंवर साहब के आदमी भी कई बार आए, देर तक देखकर चले गए। जिस पखावजे ने कनक को भगाया था, चंदन अपनी स्थिति द्वारा उससे बहुत दूर, बहुत ऊंचे, संदेह से परे था। किसी को शक होने पर वह अपने शक पर ही शक करता। राजकुमार किताब कम पढ़ रहा था, अपने को ज्यादा। ये जितना ही कनक से भागता, चंदन और तारा उतना ही उसका पीछा करते। कनक अपनी जगह पर खड़ी रह जाती। उसकी दृष्टि में उसके लिए कोई प्रार्थना न थी, कोई शाप भी न था, जैसे वह केवल राजकुमार के इस अभिनय को खुले हृदय की आंखों से देखने वाली हो। यह राजकुमार की ओर चोट करता था। स्वीकार करते हुए उसका जैसे तमाम बल ही नष्ट हो जाता। राजकुमार की समस्त दुर्बलताओं को अपने उस समय के स्वभाव के तीखेपन और तेजी से आकर्षित कर चंदन लोगों को अपनी तरफ मोड़ लेता था। वह भी कुछ पढ़ नहीं रहा था, पर राजकुमार जितनी हद तक मनोराज्य में था, उतनी ही हद तक चंदन बाहरी दुनिया में अपनी तमाम वृत्तियों को सतर्क किए हुए जैसे आकस्मिक आक्रमण को तत्काल रोकने के लिए तैयार हो। पन्ने केवल दिखावे के लिए उलटता था और इतनी जल्दबाजी थी कि लोग उसी की तरफ आकृष्ट होते थे। चंदन का सोलहो आने बाहरी आडंबर था। राजकुमार का बाह्य ज्ञान साहित्य उस पर आक्रमण करने, पूछताछ करने का मौका देता था, पर चंदन से लोगों में भय और संभ्रम पैदा हो जाता। वे त्रस्त हो जाते थे और खींचते भी थे उसी की तरफ पहले। वहां जिसकी खोज में स्टेट के आदमी से उसकी पूछताछ बेअदबी तथा मूर्खता थी, और स्टेट की भी इससे बेइज्जती होती थी। कहीं बात फैल गई, शंका थी,
कहीं यह कोई बड़ा आदमी हो, पाप था। हिम्मत थी नहीं, लोग आते और लौट जाते। चंदन समझता था, इसलिए वह और गंभीर बना रहा। गाड़ी का वक्त हो गया, लोग प्लेटफॉर्म पर जमने लगे। चंदन का डब्बा दूसरी लाइन पर लाकर लगा दिया गया। सिग्नल गिरा, देखते देखते गाड़ी भी आ गई। स्टेशन मास्टर ने गाड़ी कटवाकर चंदन के सामने ही वह डब्बा लगवा और फिर बड़े अदब से आकर चंदन को सूचना दी। 10 रुपए का एक नोट निकालकर चंदन ने स्टेशन मास्टर को पुरस्कृत किया। स्टेशन मास्टर प्रसन्न हो गए। पास खड़े पुलिस के 2 सिपाही देख रहे थे। सामने आकर उन्होंने भी सलामी दी। 2-2 रुपए चंदन ने उन्हें भी दिए। चंदन ने तारा को बाहर ही से आवाज दी, भाभी चलिए। सिपाहियों ने आदमियों को हटाकर रास्ता बना दिया। हटाते वक्त 2-1 धक्के स्टेट के आदमियों को भी मिले। कुली सामान उठाकर डब्बे में रखने लगे। चंदन ने खिड़कियां बंद करा दी। दरवाजा चपरासी ने खोल दिया। तारा कनक को साथ लेकर धीरे धीरे डब्बे के भीतर चली गई। चंदन ने कुलियों और चपरासियों को भी पुरस्कार दिया। राजकुमार भीतर चला गया। चंदन के चढ़ते समय पुलिस के सिपाहियों ने फिर सलामी दी। चंदन ने 2-2 रुपए फिर दिए और गाड़ी में चढ़ गया। पुलिस के सिपाहियों ने फिर अपनी मुस्तैदी दिखाकर चलते चलते प्रसन्न कर जाने के विचार से, क्या देखते हो, हटो यहाँ से कहकर सामने खड़ी भीड़ को 2-4 धक्के और लगा दिए। प्रायः सभी लोग स्टेट के ही खुफिया विभाग के थे। गाड़ी चल दी। कनक ने आप ही आप घूंघट उठा दिया। विगत प्रसंग पर बातें होती रहीं। चारों ने खुलकर एक दूसरे से बातें की। जो कुछ भी राजकुमार को अविदित था मालूम हो गया। कनक के अंदर अब किसी प्रकार का उत्साह नहीं रह गया था। वह जो कुछ कहती थी सिर्फ कहना था, इसलिए उसके स्वर में किसी प्रकार का अभियोग न था, कोई आकांक्षा न थी। राजकुमार के पिछले भावों से उसके मर्मस्थल पर गहरी चोट लग चुकी थी। जितनी ही बातें होती, राजकुमार उतना ही बदलता जा रहा था। तारा ने फिर विवाह आदि के लिए आग्रह नहीं किया। चंदन भी 2-1 बार उसे दोष देकर चुप रह गया। हाँ, उसने जिस मनोवैज्ञानिक ढंग से बात की थी, उसे सुनकर राजकुमार को अपनी त्रुटि मालूम हो रही थी। पर कनक ने इधर जिस तेजी से संबंध रहित की तरह बिल्कुल खुली हुई बातचीत की, इससे चंदन के प्रसंग पर अत्यंत संकोच और हेठी के कारण राजकुमार हार कर भी विवाह की बात स्वीकृत नहीं कर रहा था। उस समय कनक को जो कुछ आनंद मिला था, वह केवल चंदन की बातचीत से। नाराज थी कि उसके इस प्रसंग का इतना बढ़ाव किया जा रहा है। सत्य प्राप्ति के बाद जैसे सत्य की बहस केवल तकरार होती रही है। हृदय शून्य ये तमाम बातें कनक को वैसी ही लग रही थीं। राजकुमार प्रति तारा के हृदय में क्रोध था और कनक के हृदय में दुराव। चारों एक बर्थ पर बैठे थे। तारा थक रही थी, लेट रही। चंदन ने स्टेशन पर जितनी शक्ति खर्च की थी, उसके लिए विश्राम करना आवश्यक हो रहा था, वह भी लेट रहा। हवा नहीं लग रही थी, इसलिए उठकर खिड़की खोलकर फिर लेट रहा। राजकुमार बैठा कुछ सोच रहा था। कनक बैठी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी, जहां केवल भावना ही भावना थी, सार्थक शब्दजाल कोई नहीं। बड़ी देर हो गई। गाड़ी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी। कनक चंदन की किताब उठाकर पढ़ने लगी। तारा और चंदन सो गए थे। राजकुमार अपने गत जीवन के चित्रों को देख रहा था। कुछ संस्मरण लिखने के लिए पॉकेट से नोटबुक निकाली, लिखने लगा। एक विचित्र अनुभव हुआ, जैसे उसकी तमाम देह बंधी हुई खींची जा रही हो कनक की तरफ। हर अंग उसके उसी अंग से बंधा हुआ। जोर लगाना चाहा पर जैसे शक्ति ही न हो। इच्छा का वाष्प जैसे शरीर के शत छिद्रों से निकल गया हो। केवल उसका निष्क्रिय अहम ज्ञान और निष्क्रिय शरीर रह जाता था, मानो केवल प्रतिघात करते रहने के लिए, कुछ सृष्टि करने के लिए नहीं। इसके बाद ही उसका शरीर कांपने लगा। ऐसी दशा उसकी कभी नहीं हुई थी। उसने अपने को संभालने की बड़ी चेष्टा की, पर संस्कारगत शरीर पर उसके नए प्रयत्न चल नहीं रहे थे। जैसे उसका श्रेय जो कुछ था, कनक ने ले लिया हो, जो उसी का हो गया था। वह जिसे अपना समझता था, जिसके दान में उसे संकोच था, जैसे उसी के पास रह गया हो। और उसकी वश्यता से अलग अपनी तमाम रचनाओं की ऐसी विशृंखल अवस्था देख वह हताश हो गया। आंखों में आंसू भर आए, चेष्टा विकृत हो गई। तारा और चंदन सो रहे थे। कनक राजकुमार को देख रही थी। अब तक वह मन से उससे पूर्णतया अलग थी। राजकुमार के साथ जिन जिन भावनाओं के साथ वह लिपटी थी, उन सबको बैठी हुई अपनी तरफ खींच रही थी। कभी कभी राजकुमार की मुख चेष्टा से हृदय की करुणाश्रित सहानुभूति उसके स्त्रीत्व की पुष्टि करती हुई राजकुमार की तरफ उमड़ पड़ती थी। तब राजकुमार की क्षुब्ध चित्त वृत्तियों पर एक प्रकार का सुख झलक जाया करता, कुछ सांत्वना मिलती थी। नवीन बल प्राप्त कर वह अपने समर के लिए फिर तैयार होता था। रह रहकर खुद चलकर अपनी निर्दोषिता जाहिर कर
एक बार फिर अंतिम बार प्रार्थना करने का निश्चय कर रही थी। लज्जा और मर्यादा का बांध तोड़कर उसके स्त्रीत्व का प्रवाह एक बार फिर उसके पास पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठा। पर दूसरे ही क्षण राजकुमार के रुक्ष बर्ताव याद आते ही वह संकुचित हो बैठी रही। जब कनक के भीतर सहृदय कल्पनाएं उठती थीं, तब राजकुमार देखता था कनक उसके भीतर उसकी भावनाओं में रंगकर अत्यंत सुंदर हो गई है। हृदय में उसका उदय होते ही एक ज्योति प्रवाह फूट पड़ता था। स्नेह, सहानुभूति और अनेक कल्पनाओं के साथ उसकी कविता सुंदर तरंगों से उसे बहलाकर बह जाती थी। गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर खड़ी थी। राजकुमार बिल्कुल सामने की सीट पर था। डब्बे के झरोखे खुले हुए थे। गाड़ी को स्टेशन पहुंचे 10 मिनट के करीब हो चुका था। कनक का मुंह प्लेटफॉर्म की तरफ था। बाहर के लोग उसे अच्छी तरह देख सकते थे और देख रहे थे। प्लेटफॉर्म की तरफ राजकुमार की पीठ थी। राजकुमार चौंक पड़ा जब एकाएक गाड़ी का दरवाजा खुल गया। कनक सिकुड़कर शकित दृष्टि से एक आदमी को देख रही थी। घूंघट काटना अनभ्यास के कारण उसके शकित स्वभाव के प्रतिकूल हो गया। दरवाजे के शब्द से राजकुमार की चेतना ने आंखें खोल दी। छटपट उठा। एक अपरिचित आदमी देख पड़ा। कनक ने तारा और चंदन को जगा दिया। दोनों ने उठकर देखा। एक साहब और राजकुमार दोनों एक दूसरे को तीव्र स्पर्धा की दृष्टि से देख रहे थे। तुम शायद मुझे भूले नहीं हैं मिल्टन, राजकुमार ने अंग्रेजी में उपटकर कहा। साहब देखते रहे। साहब के साथ एक पुलिस का सिपाही, स्टेशन मास्टर, स्टेशन के कर्मचारी और कुछ परिदर्शक एकत्र थे। साहब को बुरी तरह डांटे जाते देखकर स्टेशन मास्टर ने मदद की। इस डब्बे में भगाई हुई औरत है, वह कौन है? नहीं है कहिए, उत्तर तब मिलेगा। पर आप कौन हैं जिन्हें उत्तर देना है? राजकुमार ने तेज स्वर से पूछा। मेरी टोपी बतला रही है। स्टेशन मास्टर ने भी आंखें निकालकर कहा। मैं आपको आदमी तब समझना जब जरूरत के वक्त आप कहें कि एक रिजर्व सेकंड क्लास की यात्री को आपने कौन है कहा था। स्टेशन मास्टर का चेहरा उतर गया। तब कांस्टेबल ने हिम्मत की। आपके साथ वह कौन बैठी हुई है? मेरी स्त्री, भाउज और भाई। स्टेशन मास्टर ने साहब को भी अंग्रेजी में समझा दिया। साहब ने 2 बार आंखें झुकाए हुए सिर हिलाया, फिर अपने कंपार्टमेंट की तरफ चल दिए और लोग भी पीछे पीछे चले। दरवाजा बंद करते हुए राजकुमार ने सुनाकर कहा, कावर्ड्स। गाड़ी चल दी। राजकुमार के होठों का शब्द बिंदु पीकर कनक सीपी की तरह आनंद के सागर पर तैरने लगी। भविष्य की मुक्ता की ज्योति उसकी वर्तमान दृष्टि में चमक उठी। अभी तक उसे राजकुमार से लज्जा नहीं थी, पर अब दीदी के सामने आप ही आप लाज के भार से पलकें झुकी पड़ती थीं। राजकुमार के हृदय का भार भी उसी क्षण दूर हो गया। एक प्रकार की गरिमा से चेहरा वसंत के खिले हुए फूल पर पड़ती हुई सूर्यरश्मि से जैसे चमक उठा। तारा के तारक नेत्र पूरे उत्साह से उसका स्वागत कर रहे थे और चंदन तो अपनी मुक्त प्रसन्नता से जैसे सबको छाप रहा हो। चंदन राजकुमार को भाभी और कनक के पास पकड़ ले गया। ओह, देखा भाभी, कितने गहरे हैं जनाब। कनक अब राजकुमार से आंखें नहीं मिला पा रही थी। राजकुमार को देखती तो जैसे कोई उसे गुदगुदा देता, और उससे सहानुभूति रखने वाली उसकी दीदी और चंदन भी इस समय उसकी लज्जा की तरफ ना होंगे। उसने समझ लिया था। राजकुमार के पकड़ आते ही वह उठकर तारा की दूसरे बगल से सटकर बैठ गई। राजकुमार और चंदन भी उसी बर्थ पर बैठ गए। राजकुमार की तरफ देखकर तारा ससने हंस रही थी। तो यह कहिए, आप दोनों सधे हुए थे? यह अभिनय अब तक केवल दिखलाने के लिए ही कर रहे थे? आपने अभिनय की सफलता में कमाल कर दिया। आप लोगों को प्रसन्न करना भी तो धर्म है। राजकुमार मुस्कुराता जाता था। कनक दीदी की आड़ में छिपकर हंस रही थी। चंदन मानव प्रकृति का ज्ञाता था। उसने सोचा, आनंद के समय जितना ही चुप रहा जाए, आनंद उतना ही स्थायी होता है और तभी उसकी अनुभूति का सच्चा सुख भी प्राप्त होता है। इस विचार से उसने प्रसंग बदल कर कहा, भाभी, ताश तो होंगे? हाँ, बक्से में पड़े तो थे, निकाल दो। अच्छा, मुझे गुच्छा दो और किस बॉक्स में है बतला दो, मैं निकाल लूंगा। चंदन ने हाथ बढ़ाया। तारा स्वयं उठकर चली। रज्जू बाबू, जरा यह बॉक्स तो उतार दो। राजकुमार ने उठकर ऊपर वाला तारा का कैश बॉक्स नीचे रख उस बड़े बॉक्स को उतार लिया। खोलकर तारा ने ताश निकाल लिए। कौन किस तरफ हो इसका निर्णय होने लगा। राजकुमार बॉक्स को उठाकर रखने लगा। फैसला नहीं हो रहा था। चंदन कहता था, तुम दोनों एक तरफ हो जाओ, मैं और राजकुमार एक तरफ, पर तारा चंदन को लेना चाहती थी क्योंकि मजाक के लिए मौका राजकुमार और कनक को एक तरफ करने में था। दूसरे चंदन खेलता भी अच्छा था। कनक सोचती थी, दीदी हार जाएगी, वह जरूर अच्छा नहीं खेलती होगी। अपनी ही तरह दिल से तारा भी कनक को कमजोर समझ रही थी। राजकुमार जरा सी बात के लिए इस लंबे विवाद पर चुपचाप हंस रहा था।
कनक ने खुलकर कह दिया। मैं छोटे साहब को लूंगी। यही फैसला रहा। अब बात उठी, क्या खेला जाए। चंदन ने कहा। ब्रिज। तारा इनकार कर गई, वह ब्रिज अच्छा नहीं जानती थी। उसने कहा, बादशाह पकड़। कनक हंसने लगी। चंदन बोला, अच्छा 29 खेलो। राजकुमार ने कहा, भाई अपनी डफली, अपना राग स्क्रू खेलो। बहूजी 29 खेल अच्छा नहीं जानती, मैं हार जाऊंगा। मैं सरियत खेल नहीं खेलता। क्यों भाभी जी, 29 के लिए पत्ते छांटता हूँ। चंदन ने सबसे छोटे होने के छोटे स्वर में बड़ी दृढ़ता रखकर कहा। अंततः यही निश्चय रहा। आप तो जानती है ना 29। कनक से चंदन ने पूछा। खोलिए। कनक मंद मुस्कुरा दी। कनक और चंदन एक तरफ, तारा और राजकुमार दूसरी तरफ हुए। चंदन ने पत्ते अलग कर लिए, कह दिया। बोली, 4 ही 4 पत्तों पर होगी और रंग छिपाकर रखा जाएगा, जिसे जरूरत पड़े साबित करा ले। रंग खुलने के बाद रॉयल पेयर की कीमत होगी। 4-4 पत्ते बांटकर चंदन ने कहा, कुछ बाजी भी। हाँ घुसावल, हर सेट पर 5 पैसे। राजकुमार ने कहा, यार तुम गमार के गमार ही रहे। MA तो पास किया, पर सिंह जी का शिकारी स्वभाव वैसा ही बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ बाजी ये रही कि हावड़ा स्टेशन पर हैमिल्टन की कारस्तानी का मोर्चा वह से जो जीते। राजकुमार चंदन की सूझ पर खुश हो गया। खेल शुरू किया। कहा 17। कनक ने कहा 19। राजकुमार पास, चंदन बस। तुम तो एक ही धौल में फिस हो गए। तारा और चंदन ने भी पास किया। कनक के 19 रहे, उसने रंग रख दिया। खेल होता रहा। कनक ने 19 कर लिए। खेल में राजकुमार कभी घायल नहीं हुआ, पर आज एक ही बार हारकर उसे बड़ी लज्जा मालूम दी। अब राजकुमार ने पत्ते बांटे। कनक 17। तारा 19। चंदन ने कहा, गोइयां पर क्या बोले। पास। राजकुमार के पास रंग न था, पर कनक फिर बढ़ रही थी। उसका पुरुषोचित बड़प्पन कारण फड़क उठा। कहा 20। कनक एक्सेप्टेड। राजकुमार 21। कनक अच्छी तरह अपने पत्ते देखती हुई मुस्कुराकर बोली, एक्सेप्टेड। राजकुमार 22। कनक एक्सेप्टेड। राजकुमार बिना पत्ते देखे खुलकर 23। कनक ने हंसकर कहा, पास। राजकुमार ने बड़ी शिथिलता से रंग रखा। खेल होने लगा। पहला हाय चंदन ने लिया। कनक ने एक पेयर दिखलाया। चंदन ने कहा 25। राजकुमार के पास पत्ते थे नहीं, शान पर चढ़ गया था, हारता रहा। खेल हो जाने पर देखा गया राजकुमार के आए भी न बने थे। 2 काली बिंदियां खुली। राजकुमार बहुत झेंपा। गाड़ी बर्दवान पार कर चुकी थी। खेल होता रहा। अब तक राजकुमार पर 3 काले और 4 लाल खुल चुके थे। तारा ने स्टेशन करीब देख तैयार हो रहने के विचार से खेल बंद कर दिया। पहले उसे राजकुमार की बातों से जितना आनंद मिला था, अब हावड़ा ज्यों ज्यों नजदीक आने लगा, उतना ही हृदय से डरने लगी। मन ही मन सकुशल सबके घर पहुंच जाने की काली जी से प्रार्थना करने लगी। कनक को अच्छी तरह ओढ़कर मुंह पर घूंघट डालकर चलने की शिक्षा दी। चंदन ने कहा, करार हो चुका है, अब मैं जैसा जैसा कहूं करो। कहीं मारपीट की नौबत आएगी तो तुम्हें सामने कर दूंगा। इस मित्र परिवार की तमाम आशाओं और शंकाओं को लिए पूरी रफ्तार से बढ़ती हुई गाड़ी लिलुआ स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। हर डब्बे पर एक एक टिकट कलेक्टर चढ़कर यात्रियों से टिकट लेने लगा। कनक से हारकर अब राजकुमार उससे नजर नहीं मिलाता था। कनक स्पर्धा की दृष्टि से अली युवती की तरह जो अपने फूल के चारों ओर मंडरावा करती है, सीधे तिरछे एक बगल, जिस तरह भी आंखों को जगह मिलती है, दीदी और चंदन से बचकर पूरी बेहियाई से उससे चुप जाती है, उसे गिरफ्तार कर खींचती, झुका हुआ देख सस्नेह छोड़ देती है। एक स्त्री के सामने राजकुमार की यह पहली हार थी। हर तरह गाड़ी ने लेलुआ स्टेशन छोड़ दिया। चंदन ने नेतृत्व संभाला। तारा का हृदय रह रहकर कांप उठता था। राजकुमार महापुरुष की तरह स्थिर हो रहा था, अपनी तमाम शक्तियों में संकुचित, चंदन की जरूरत के वक्त तत्काल मदद करने के लिए। कनक पारिजात की तरह अर्धप्रस्फुट निष्कलंक दृष्टि से हावड़ा स्टेशन की प्रतीक्षा कर रही थी। केवल सिर चादर से ढका हुआ, श्वेत बादलों में अधखुले सूर्य की तरह देखते देखते धावड़ा आ गया। गाड़ी पहले प्लेटफॉर्म पर लगी। चंदन तुरंत उतर पड़ा। 2 टैक्सियां की। कुली सामान उठाकर रखने लगे। चंदन ने एक ही टैक्सी पर कुल सामान रखवाया, सिर्फ बहू का कैश बॉक्स लिए रहा। राजकुमार को धीरे से समझा दिया कि सामान वह अपने डेरे पर उतार कर रखेगा। वह बहू को छोड़कर घर से गाड़ी लेकर आता है। कुलियों को दाम दे दिए। एक टैक्सी पर राजकुमार अकेला बैठा, एक पर बहू, कनक और चंदन। टैक्सियां चल दी। चंदन रह रहकर पीछे देखता जाता था। पुल पार कर उसने देखा एक टैक्सी आ रही है। उसे कुछ संदेह हुआ। उस पर जो आदमी था वह यात्री नहीं जान पड़ता था। चंदन ने सोचा, यह जरूर खुफिया का कोई है और हैमिल्टन ने इसे पीछे लगाया है। अपने ड्राइवर से कहा,
इस गाड़ी को दूसरी गाड़ी की बगल करो। ड्राइवर ने वैसे ही किया। चंदन ने सर बाहर निकालकर राजकुमार से कहा, टी पीछे लगा है, टैक्सी एक है, देखें किसके पीछे लगती है। चंदन और कलकत्ते के विद्यार्थी गुप्त विभाग वालों को टी कहते थे। राजकुमार ने एक बार फिर लापरवाह निगाह से पीछे देखा। सेंट्रल एवेन्यू के पास दोनों गाड़ियां दो तरफ हो गईं। राजकुमार की टैक्सी दक्षिण चली और चंदन की उत्तर। कुछ दूर चलकर चंदन ने देखा टैक्सी बिना रुके राजकुमार की टैक्सी के पीछे चली गई। चंदन को चिंता हुई। सोचने लगा। बहू ने कहा, छोटे साहब वह गाड़ी शायद उधर ही गई है। हाँ, चंदन का स्वर गंभीर हो रहा था। तुम्हारा मकान तो आ गया, इस तरफ है ना? तारा ने कनक से पूछा। हाँ, चलो दीदी, आज हमारे यहाँ ही रहो। ड्राइवर से कनक ने कहा, बाई तरफ। टैक्सी कनक के मकान के सामने खड़ी हो गई। कोठी देखकर चंदन के हृदय में कनक के प्रति संभ्रम पैदा हुआ। कनक उत्तर पड़ी। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। दौड़कर सर्वेश्वरी को खबर दी। कनक ने अपने नौकर से टैक्सी का किराया चुका देने के लिए कहा। चंदन ने कहा, अब घर चलकर किराया चुका दिया जाएगा। कनक ने न सुना। तारा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी चलो। तारा ने कहा, अभी नहीं बहन, इसका अर्थ तुम्हें फिर मालूम हो जाएगा। फिर कभी रज्जू बाबू को साथ लेकर आया जाएगा। तुम्हारा विवाह तो हमें यहीं करना है। कनक कुछ खिन्न हो गई। अपने ड्राइवर से गाड़ी ले आने के लिए कहा। तारा और चंदन उतरकर अहाते में खड़े हो गए। सर्वेश्वरी ऊपर से उतर आई। कनक को गले लगाकर चूमा। एक सांस में कनक बहुत कुछ कह गई। सर्वेश्वरी ने तारा को देखा। तारा ने सर्वेश्वरी को। तारा ने मुंह फेर कर चंदन से कहा, छोटे साहब जल्द चलो। तारा को बड़ी घुटन मालूम दे रही थी। सर्वेश्वरी अत्यंत सुंदर होने पर भी तारा को बड़ी कुत्सित देख पड़ी। उसके मुख की रेखाओं के स्मरण मात्र से तारा को भय होता था। अपने चरित्र बल से सर्वेश्वरी के विकृत परमाणुओं को हुई जैसे मुहूर्त मात्र में थक कर ऊब गई हो। तब तक कनक ड्राइवर मोटर ले आया। पहले सर्वेश्वरी तारा को स्नेह करना चाहती थी, क्योंकि दीदी का परिचय कनक ने सबसे पहले दिया था, पर हिम्मत करके भी तारा की तरफ स्नेह भाव से नहीं बढ़ सकी। मानो तारा की प्रकृति उससे किसी प्रकार का भी दान करने के लिए तैयार नहीं। उसे उससे परमार्थ के रूप में जो कुछ लेना हो ले। कनक ने दीदी की ऐसी मूर्ति कभी न देखी थी। यह वह दीदी न थी। कनक के हृदय में यह पहल विशद भावना का प्रकाश हुआ। सर्वेश्वरी इतना सब नहीं समझ सकी। समझी सिर्फ अपनी क्षुद्रता और तारा की महता, अविचल स्त्रीत्व, पतिनिष्ठा। आप ही आप सर्वेश्वरी का मस्तक झुक गया। उसका विष पीकर तारा एक बार तप कर फिर धीर हो गई। सर्वेश्वरी के हृदय में शांति का उद्रेक हुआ। ऐसी परीक्षा कभी नहीं दी थी। सिद्धांत वह बहुत जानती थी, पर इतना प्रत्यक्ष प्रमाण अब तक न मिला था। वह जानती थी हिंदू घराने में और खासकर बंगाल छोड़कर भारत के अपर उत्तरी भागों में कन्या को देवी मानकर घरवाले उसके पैर छूते हैं। कनक की दीदी को उसने देवी और कन्या के रूप में मानकर पास आ पैर छुए। तारा शांत खड़ी रही। चंदन स्थिर झुका हुआ। ड्राइवर गाड़ी लगाए हुए था। तारा बिना कुछ कहे गाड़ी की तरफ बढ़ी, मन से भगवान विश्वनाथ और काली जी को स्मरण करती हुई। पीछे पीछे चंदन चला। सर्वेश्वरी ने बढ़कर दरवाजा खोल दिया। तारा बैठ गई। नौकर ने कैश बॉक्स रख दिया। चंदन भी बैठ गया। कनक देखती रही। पहले उसकी इच्छा थी कि वह भी दीदी के साथ उसके मकान जाएगी, पर इस भाव परिवर्तन को देख वह कुछ घबरा सी गई थी। जड़वत उसी जगह खड़ी रही। गाड़ी चल दी। चंदन के कहने पर राजकुमार ने अपने कमरे में पहुंचकर देखा। उसके संवाद पत्र पड़े थे। कुलियों से सामान रखवाया, उन्हें पारिश्रमिक दिया और फिर उन्हीं संवाद पत्रों के ढेर में खोजने लगा। उसके पत्र भी आए हैं या नहीं। उसकी सलाह के अनुसार उसके पत्र भी पोस्टमैन झरोखे से डाल जाते थे। कई पत्र थे, अधिकांश मित्रों के। एक उसके घर का था। खोलकर पढ़ने लगा। उसकी माता ने लिखा था, गर्मियों की छुट्टी में तुम घर आने वाले थे पर नहीं आए। चित लगा है। आदि 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 आदि। अभी कॉलेज खुलने में बहुत दिन थे। राजकुमार बैठा सोच रहा था कि एक बार घर जाकर माता के दर्शन कर आवे। राजकुमार ने टी को पीछा करते हुए देखा था और देखा था कि उसकी टैक्सी के रुकने के साथ ही टी की टैक्सी भी कुछ दूर पीछे रुक गई थी। वह स्वभाव का इतना लापरवाह था कि इसके बाद उस पर क्या विपत्ति बीतेगी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की। जब एकाएक माता का ध्यान आया तो स्मरण आया कि चंदन की किताबें यहाँ हैं और यदि तलाशी हुई तो चंदन पर भी विपत्ति आ सकती है। वह विचारों को छोड़कर किताबें उलट उलट कर देखने लगा। दराज से रबर और ब्लेड निकालकर जहां कहीं
उसने चंदन का नाम लिखा हुआ देखा, घिसकर काट कर उड़ा दिया। इस पर भी किसी प्रकार की शंका हो, इस विचार से बीच बीच ऊपर के सफ़ों पर अपना नाम लिखता जाता। अधिकांश पुस्तकें चंदन के नाम की छाप से रिक्त थीं, कारण उसे नाम लिखने की लत न थी। जहां कहीं था भी वह बहुत स्पष्ट, और इतनी मैली वे किताबें थीं जिनमें यह छाप होती कि देखकर यह अनुमान लगा लेना सहज होता था कि यह परहस्तेषु गताः की दशा है, और दूसरे लोग आक्रमण से स्वयं बचे रहने के लिए किताबों पर मालिक का नाम लिख देते थे। इस तरह अपने यहाँ छिपाकर पढ़ते थे। राजकुमार जब इस कृत्य में लीन था तब चंदन कनक के मकान में था। राजकुमार के यहाँ सामान ले आने और टी के संबंध जानने के लिए वह उत्सुक हो रहा था। वह सीधे राजकुमार के पास ही जाता, पर कनक को बहू के भाव न समझ सकने के कारण कष्ट हो रहा होगा, इस शंका से पहले कनक के ही यहाँ गया। कनक चंदन को अपने यहाँ देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। वाकपटु चंदन ने तारा की बातों का गूढ़ अर्थ, जिससे मकान में नहीं रुकी, कुछ सच और कुछ रंग कर खूब समझाया। चंदन के सत्य का तो कुछ असर कनक पर पड़ा, पर उसकी रंगामेजी से कनक के दिल में दीदी का रंग फीका नहीं पड़ा, कारण उसने स्वयं अपनी आंखों दीदी की उस समय की अनुपम छवि देखी थी, जिसका पुरस्सर ख्याल यह किसी तरह भी न छोड़ सकी थी। दीदी पुरानी आदतों से मजबूर है, यह सिर्फ उसने सुन लिया और सभ्यता की खातिर इसके बाद एक हाँ कर दिया। चंदन ने समझा, मैंने खूब समझाया। कनक ने दिल में कहा, तुम कुछ नहीं समझे। चंदन की इच्छा न रहने पर भी कनक ने उसे जलपान कराया, और फिर यह जानकर कि वह राजकुमार के यहाँ जा रहा है, उससे आग्रह किया कि वह और राजकुमार आज शाम 4 बजे उसके यहाँ आ जाएं और वहीं भोजन करें। चंदन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उतरकर अपनी मोटर पर राजकुमार के यहाँ चला। राजकुमार ने नया मकान बदला था, इसका ज्ञान तो चंदन को था, पर कहाँ है नहीं जानता था। अतः 2-1 जगह पूछकर रुक रुक कर जाना पड़ा। राजकुमार अपने किताबी कार्य से निवृत्त हो चाय मंगवाकर आराम से पी रहा था। चंदन पहले सीधे मकान के मैनेजर के पास गया, पूछा 10 नंबर कमरे का कितना किराया बाकी है। मैनेजर ने आगंतुक को देखे बिना अपना खाता खोलकर बतलाया, 40 रुपए 2 महीने का है। आपको तो मालूम होगा, चंदन ने बिल्कुल सज्ञान की तरह कहा। हाँ मालूम था, पर मैंने कहा एक दफा जांच कर लो। अच्छा यह लीजिए। चंदन ने 10-10 रुपए के 4 नोट दे दिए। अच्छा आप बता सकते हैं, आज मेरे बारे में किसी ने यहाँ कोई पूछताछ की थी? चंदन ने गौर से मैनेजर को देखते हुए पूछा। हाँ एक आदमी आया था, उसने पूछताछ की थी, पर इस तरह अक्सर लोग आया करते हैं, पूछ पछोड़कर चले जाते हैं। मैनेजर ने कुछ विरक्ति से कहा। हाँ कोई गैर जिम्मेदार आदमी होंगे, कुछ काम नहीं तो दूसरों की जांच पड़ताल करते फिरे, व्यंग्य के स्वर में कहकर चंदन वहां से चल दिया। मैनेजर को चंदन का कहना अच्छा न लगा। जब उसने निगाह उठाई तब तक चंदन मुंह फेर चुका था। राजकुमार के कमरे में जाकर चंदन ने देखा वह अखबार उलट रहा था। पास बैठ गया। तुम्हारा न्योता है, रखो अखबार। कहाँ? तुम्हारी बीबी के यहाँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, अम्मा ने बुलाया है, कॉलेज खुलने तक लौटूंगा। तो कल चले जाना, न्योता तो आज है, गाड़ी तो लाए होंगे। हाँ अरे रमजान। राजकुमार ने नौकर को बुलाया। नाम उसका रामजियावन था, पर राजकुमार ने छोटा कर लिया था। रामजियावन सामान उठाकर मोटर पर रखने लगा। कमरे की कुंजी मुझे दे दो, चंदन ने कहा। राजकुमार ने कारण न पूछा, कुंजी दे दी। कहा मैं कल चला जाऊंगा, लौटकर दूसरी कुंजी बनवा लूंगा। न्योते में तुम तो होंगे ही, जहां भी मुफ्त माल मिलता हो वहां मेरी बेरहमी तुम जानते हो। तुमने मुफ्त माल के लिए काफी गुंजाइश कर ली। आसामी मालदार है, दादा किस्मत तो तुम्हारी है जिसे रास्ता चलते जान व माल दोनों मिलते हैं। यहाँ तो ईश्वर ने दिखलावे के लिए बड़े घर में पैदा किया है, लेकिन रहने के लिए दूसरे ही बड़ा घर चुना। रामबान कूटते कूटते ही जान जाएगी। अब कपाल क्या, मशाल जल रही है, चंदन ने राजकुमार को देखते हुए कहा। नौकर ने आकर कहा, जल्दी जाइए, सामान रख दिया है बाबूजी। राजकुमार और चंदन भवानीपुर चले। राह में चंदन ने उसे कनक के यहाँ छोड़ जाने के लिए पूछा, पर उसने पहले घर चलकर अम्मा और बड़े भैया को प्रणाम करने की इच्छा प्रकट की। चंदन गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सीधे भवानीपुर चला। राजकुमार को देखकर चंदन की माता और बड़े भाई नंदन बड़े खुश हुए। बहू ने घर पहुंचते ही पति से राजकुमार के नए ढंग के विवाह की कथा कही। अपनी सरलता से रंग चढ़ा चढ़ाकर खूब चमका दिया था। नंदन की वैसी स्थिति में राजकुमार से पूरी सहानुभूति थी। तारा ने अपनी सास से इसकी चर्चा नहीं की, नंदन ने भी मना कर दिया था। तारा को कुछ अधिक स्वतंत्रता देने के विचार से
नंदन ने उसके आते ही खोदकर माता के काशीवास की कथा उठा दी थी। अब तक इसी पर बहस हो रही थी, उन्हें कौन काशी छोड़ने जाएगा, वहां कितना मासिक खर्च संभव है, एक नौकर और एक ब्राह्मण से काम चल जाएगा या नहीं, आदि आदि। इसी समय राजकुमार और चंदन वहां पहुंचे। राजकुमार ने मित्र की माता की चरण धूली सिर से लगा ली, बड़े भाई को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नंदन ने अंग्रेजी में कहा, तुम्हारी भाभी से तुम्हारे विचित्र विवाह की बात सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमार ने नजर झुका ली। अंग्रेजी का मर्म शायद काशीवास की कथा हो जो अभी चल रही थी। यह समझकर चंदन की मां ने कहा, देखो ना भैया, न जाने कब जीव निकल जाए, करारे का रुख कौन ठिकाना, चाहे जब महराए के बैठ जाए। यही से अब जितनी जल्दी बाबा विश्वनाथ जी की पैरपोसी माँ हाजिर हो सकी, वतने अच्छा है। हाँ माँ, विचार तो बड़ा अच्छा है। राजकुमार ने जरा स्वर ऊंचा करके कहा, ले जाए की फुर्सत नहीं न कहूँ का, यह छिबुलका पैदा होए के साथे आफत बरपा करे लाग। चंदन की तरफ देखकर माता ने कहा, यही के साथ को जाए। अम्मा, मैं कल घर जाऊंगा, अम्मा ने बुलाया है, आप चलें तो आपको काशी छोड़ दूं। राजकुमार ने कहा। वृद्धा गदगद हो गई। राजकुमार को आशीर्वाद दिया। नंदन से कल ही सब इंतजाम कर देने के लिए कहा। तो तुम लौटोगे कब? तारा ने राजकुमार की ओर व्यग्रता से देखते हुए पूछा। 4-5 रोज में लौट आऊंगा। भोजन तैयार था। तारा ने राजकुमार और चंदन से नहाने के लिए कहा। महरी दोनों की धोतियां गुसलखाने में रखाई। राजकुमार और चंदन नहाने चले गए। भोजन कर दोनों मित्र आराम कर रहे थे। तारा आई। राजकुमार से कहा, रज्जू बाबू, अम्मा को मिलने के लिए पड़ोसियों के यहाँ भेज दूंगी। अगर कल तुम उन्हें लिए जाते हो, आज शाम को उसे यहाँ ले आओ। अच्छी बात है, राजकुमार ने शांति से कहा। चंदन ने उसके पेट में उंगली कोंची। राजकुमार हंस पड़ा। बनते क्यों हो? चंदन ने कहा, मुझे बड़ा गुस्सा लगता है जब मियाँ बनकर लोग गाल फुलाने लगते हैं। वाहियात दूसरों को जताते हैं कि मेरे बीवी है। बीवी कहीं पढ़ी लिखी हुई, तब तो उन्हें बीवी के बोलते हुए विज्ञापन समझो। मियाँ लोग दुनिया के सबसे बड़े जोकर हैं। तारा खड़ी हंस रही थी। आपके भाई साहब, वह सब साहब पर एक ही ट्रेडमार्क है। अच्छा अच्छा, अब आपकी भी जल्द खबर ली जाएगी? तारा ने हंसते हुए कहा। मुझसे कोई पूछता है तुम ब्याहे हो या गैर ब्याहे, तो मैं अपने को ब्याहा हुआ बतलाता हूँ। चंदन ने राजकुमार को फांस कर अकड़ते हुए कहा। बदन बहुत टूट रहा है, सोओगे तो ठीक हो जाएगा। ब्याह हुआ किस तरह बतलाते हो? राजकुमार ने पूछा। किसी ने कहा है मेरी शादी कानून से हुई है, किसी ने कहा है मैं कविता कुमारी का भरतार हूँ, किसी ने कहा है मेरी प्यारी बीबी चिकित्सा है। मैं कहता हूँ मेरी हृदयेश्वरी, इस जीवन की एकमात्र संगिनी इस चंदन सिंह की सिंहिनी सरकार है। तारा मुस्कुरा कर रह गई। राजकुमार चुपचाप सोचने लगा। मेहरी पान दे गई। तारा ने सबको पान दिया। 5 बजे ले आने के लिए एक बार फिर याद दिला भीतर चली गई। दोनों पड़े रहे। 4 का समय था। चंदन उठ बैठा। राजकुमार को उठाया। दोनों ने हाथ मुंह धोकर कुछ जलपान किया। चंदन ने चलने के लिए कहा। राजकुमार तैयार हो गया। तारा ने सास को कल जाने की बात बाकू छल से याद दिला दी। पड़ोस की वृद्धाओं का जिक्र करते हुए पूछा, वह कैसी हैं? उनका लड़का विलायत से लौटने वाला था, लौटा या नहीं? उनके पोते की शादी होने वाली थी, किसी कारण से रुक गई थी, वह शादी होगी या नहीं? आदि आदि। वृद्धा को स्वभावतः सबसे मिलने की इच्छा हुई। जल्द जाने के विचार से तारा के प्रश्नों के बहुत संक्षिप्त उत्तर दिए। चलने लगी तो तारा से अपनी जरूरत की चीजें बतलाकर कह दिया कि सब संभाल कर इकट्ठी कर रखे। तारा ने बड़ी तत्परता से उत्तर दिया कि वह निश्चित रहें। तारा जानती थी ये सब 10 मिनट का काम है, चलते समय भी कर दिया जा सकता है। तारा की सास मोटर पर गई। राजकुमार और चंदन ट्राम पर चले। राजकुमार भीतर ही भीतर अपने जीवन के उस स्वप्न को देख रहा था जो किरणों में कनक को खोलकर उसके हृदय की काव्यजन्य रूप तृष्णा तृप्त कर रहा था। बाहर तथा भीतर वह सब सिद्धियों के द्वार पर चक्कर लगा चुका था। बाहर अनेक प्रकार से सुंदरी स्त्रियों के चित्र देखे थे, पर भीतर ध्यान नेत्रों से ना देख सकने के कारण जब कभी उसने काव्य रचना की, उसके दिल में एक असंपूर्णता हमेशा खटकती रही। उसके सतत प्रयत्न इस त्रुटि को दूर नहीं कर सके। अब वह देखता है आप ही आप अशब्द ऋतुवर्तन की तरह जीवन का एक चक्र उसे प्रवर्तित कर परिपूर्ण चित्रकारिता के रहस्य द्वार पर ला खड़ा कर गया है। दिल में आप ही आप निश्चय हुआ, सुंदरी स्त्री को अब तक मैं दूर से प्यार करता था। केवल इंद्रियां देकर आत्मा अलग रहती थी, इसलिए सिर्फ उसके एक एक अंग प्रत्यंग लिखने के समय आते थे, परिपूर्ण मूर्ति नहीं।
पूर्ण प्राप्ति पूर्ण दाप चाहती है। मैंने परिपूर्ण पुरुष देह देकर संपूर्ण स्त्री मूर्ति प्राप्त की। आत्मा और प्राणों से संयुक्त सांस लेती हुई, पलकें भारती हुई, रस से ओतप्रोत चंचल स्नेहमयी तत्व के मिलने पर जिस तरह संतोष होता है, राजकुमार को वैसी ही तृप्ति हुई। राजकुमार जितनी भीतर की उधेड़ बुन में था, चंदन उतनी ही बाहर की छानबीन में। धौरंगी की रंगीन परकटी परियों को देख, जिस नेम से उसके विचार के रथ चक्र बराबर चक्कर लगाया करते थे, उसी से देश की दुर्दशा, भारतीयों का अर्थ संकट, संपत्ति वृद्धि के उपाय, अनेकता में एकता का मूल सूत्र आदि आदि सद्विप्रों की एक राह से वह गुजर रहा था। इसी से उसे अनेक चित्र, अनेक भाव, अपार सौंदर्य मिल रहा था। संसार की तमाम जातियां उसकी एक तांगे से बंधी हुई थीं, जिन्हें इंगित पर नचाते रहने वाला वही सूत्रधार था। उतरो जी। राजकुमार की बाह पकड़कर चंदन ने उसे झकझोर दिया। तब तक राजकुमार कल्पना के मार्ग से बहुत दूर गुजर चुका था, जहां वह और कनक आकाश और पृथ्वी की तरह मिल रहे थे। जैसे दूर आकाश पृथ्वी को हृदय से लगा, हृदय बल से उठाता हुआ हमेशा उसे अपनी ही तरह सीमा शून्य अशून्य कर देने के लिए प्रयत्न तत्पर हो, और यही जैसे सृष्टि की सर्वोत्तम कविता हो रही हो। राजकुमार सजग हो धीरे धीरे उतरने लगा। तब तक श्याम बाजार वाली ट्राम आ गई। खींचते हुए चंदन ने कहा, गृहस्थी की फिर चिंता करना, चोट खाकर कहीं गिर जाओगे। दोनों श्याम बाजार वाली ट्राम पर बैठ गए। बहू बाजार के चौराहे के पास ट्राम पहुंची तो उतरकर कनक के मकान की तरफ चले। चंदन ने देखा, कनक तिमंजिले पर खड़ी दूसरी तरफ चितरंजन एवेन्यू की तरफ देख रही है। राजकुमार को बड़ी खुशी हुई। वह मर्म समझ गया। चंदन से कहा, बतला सकते हो आप उस तरफ क्यों देख रही हैं? अजी, ये सब इंतजारी के नजारे, प्रेम के मजे हैं। तुम मुझे क्या समझाओगे? मजे तो हैं, पर ठीक वजह यह नहीं। बहू को मैं इसी तरफ से लेकर गया था। अच्छा, लड़ाई के बाद? राजकुमार ने हंसकर कहा, हाँ। अच्छा, तो इन्होंने सोचा मियाँ इसी राह मस्जिद दौड़ते हैं। दोनों कनक के मकान पर आ गए। नौकर से पहले ही कनक ने कह रखा था कि दीदी के यहाँ के लोग आवें तो वह बिना खबर दिए ही उसके पास ले आएगा। नौकर दोनों को कनक के पास ले गया। कनक राजकुमार को जरा सा सिर झुका हंसकर चंदन से मिली, हाथ पकड़कर गद्दी पर बैठाया। चंदन बैठते हुए कहता गया, पहले अपने उनको उठाओ बैठाओ, मैं तो यहाँ उन्हीं के सिलसिले से हूँ। उनका तमाम मकान है, जहां चाहें उठे बैठें। कनक होंठ काटकर मुस्कुराती जाती थी। तत्काल चंदन ने कहा, उनका तमाम मकान है और मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी में, और यह। राजकुमार भी चंदन के पास बैठ गया। चंदन झेंप गया था। कनक भी उसी गद्दी पर बैठ गई। चंदन ने कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, पर मुझे आप कहते बड़ा बुरा लगता है। मैं तुम्हारे इन्हीं को आप नहीं कहता। तुम ही चुन दो, तुम्हें क्या कहूं? तुम्हारी जो इच्छा। कनक स्नेह से हंस रही थी। मैं तुम्हें जो कहूंगा। तुमने जीजी का 1/2 कर दिया। एक हिस्सा मुझे मिला, एक किसके लिए रखा? वह इनके लिए है। क्यों जी? इस तरह जी यन्नव्येति तदव्ययम कही जाएगी या कहा जाएगा? राजकुमार कुछ न बोला। कनक ने बगल से उठाकर घंटी बजाई। नौकर के आने पर पखावज और वीणा बढ़ा देने के लिए कहा। खुश होकर चंदन ने कहा, हाँ जी, तुम्हारा गाना तो अवश्य सुनूंगा। पखावज लीजिए, गाना लौटकर हो तो अच्छा होगा, अभी बहू के पास जाना है। राजकुमार ने साधारण गंभीरता से कहा। हाँ हाँ, भूल गया था, भाभी ने तुम्हें बुलाया है। चंदन ने कनक से कहा। कनक ने वीणा रख दी, गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। इनकी प्रतीक्षा में कपड़े पहले ही बदल चुकी थी। उठकर खड़ी हो गई, जूते पहने आगे आगे उतरने लगी। पति का अदब कायदा सब भूल गया। बीच में राजकुमार था, पीछे चंदन मुस्कुरा रहा था। मन ही मन कह उठा, इस आकाश के पक्षी को पिंजड़े में राम राम रटाना समाज की बेवकूफी है। इसका तो इसी रूप में सौंदर्य है। गाड़ी तैयार थी। आगे ड्राइवर और अर्दली बैठे थे। पीछे दाहिनी ओर राजकुमार, बाईं ओर चंदन, बीच में कनक बैठ गई। गाड़ी भवानीपुर चली। कुछ सोचते हुए चंदन ने कहा, जी, मुझे 1000 रुपए दो। मैंने हरदोई जिले में देहात में एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला है, उसकी मदद के लिए। आज तुम्हें अम्मा से चेक दिला दूंगी। कनक ने बिना कुछ सोचे सहज स्वर में कहा, नहीं, मुझे चेक देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। उसी पते पर अपने नाम से भेज देना। कुछ सोचते हुए चंदन कह उठा, तुम भीख मांगने में बड़े निपुण देख पड़ते हो। राजकुमार कह उठा, तुम जी को उपहार नहीं दोगे? चंदन ने पूछा, क्यों? वक्तृता के प्रभाव से बेचवाने का इरादा है? नहीं, पहले जब उपन्यासों की चाट थी, कॉलेज जीवन में देखता था, प्यार के उबाल में उपहार ही ईंधन का काम करते थे।
पर यह तो देवी संयोग है, राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा। बातों ही बातों में रास्ता पार हो गया। गेट के सामने गाड़ी पहुंची। तारा प्रतीक्षा कर रही थी। नीचे उतर आई, बड़े स्नेह से कनक को ऊपर ले गई। राजकुमार और चंदन पीछे पीछे चले। तारा ने पहले ही से कनक की पेशवाज निकाल रखी थी। दियासलाई और पेशवाज लेकर सीधे छत पर चढ़ने लगी। ये लोग भी पीछे पीछे जा रहे थे। पेशवाज छत पर रखकर दियासलाई जला, आग लगा दी। कनक गंभीर हो रही थी, निष्पंद पलकें, अंतर्दृष्टि। तारा ने कहा, प्रतिज्ञा करो, आज से यह काम कभी नहीं करूंगी। कभी नहीं करूंगी। कनक ने कहा, कहो। सुबह नहाकर रोज शिव पूजन करूंगी। सुबह नहाकर रोज शिव पूजन करूंगी। उस समय की कनक को देखकर चंदन तथा राजकुमार के हृदय में मर्यादा के भाव जाग रहे थे। तारा ने कनक को गले लगा लिया। कहा, अपनी माँ से दूसरी जगह रहने के लिए कहो। मकान में यज्ञ कराओ, एक दिन गरीबों को भोजन दो। मकान में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लो, जब तक किसी कमरे में अलग, जहां लोगों की आमदफ्त ज्यादा न हो। पूजा स्थान कर लो। आज आदमी भेजकर एक शिव मूर्ति मैंने मंगा ली है, चलो लेती जाओ। भाभी, चंदन ने रोककर कहा, यह सब सोना जो मिट्टी में पड़ा है, कहो तो मैं ले लूं। राजकुमार हंसा। ले लीजिए कहकर तारा कनक को साथ ले नीचे उतरने लगी। वह चंदन को पहचानती थी। राजकुमार खड़ा देखता रहा। चंदन राख फूंक कर सोने के दाने इकट्ठे कर रहा था। एकत्र कर तजुब की निगाह से देखता रहा। सोना 2 सेर से ज्यादा था। ईश्वर करे एक पेशवाज रोज ऐसे जले और सोना गरीबों को दिया जाए, कहकर अपनी धोती के छोर में बांधकर चंदन अपने कमरे की तरफ उतर गया। राजकुमार बहू के पास रह गया। चंदन के बड़े भाई भी आ गए थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तारा से उन्होंने बहू देखने की इच्छा जाहिर की थी। तारा ने कह दिया था कि कुछ नजर करनी होगी। शायद इसी विचार से बाजार की तरफ गए थे। नीचे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कब बुलावा आए। बहू ने दरवान से रोक रखने के लिए कह दिया था। तारा ने अपनी खरीदी हुई एक लाल रेशमी साड़ी कनक को पहना दी। सुबह की पूजा का पुष्प चढ़ाया हुआ रखा था। सिर से छुला, चलते समय सुबह अपने हाथों गंगा में छोड़ने का उपदेश दे। सामने के आंचल में बांध दिया, जिसकी भद्दी गांठ चांद के कलंक को और सुंदर कर रही थी। इसके बाद नया सिंदूर निकाल मन ही मन गौरी को अर्पित कर कनक की मांग अच्छी तरह भर दी। राजकुमार से कहा, जाओ अपने भाई को बुला लाओ, वह देखेंगे। कनक का घूंघट काट दिया, फर्श पर बैठा, दरवाजा बंद कर दरवाजे के पास खड़ी रही। नंदन ने भेंट करने की बड़ी बड़ी कल्पनाएं की, पर कुछ सूझा नहीं। तारा से उन्हें मालूम हो चुका था कनक ऐश्वर्यवती है, इसलिए 1500 की भेंट से उन्हें संतोष नहीं हो रहा था। कोई नई चीज सूझ नहीं रही थी। तभी उनके सामने से एक आदमी चरखा लेकर गुजरा। कलकत्ते में कहीं कहीं जनेऊ के शुद्ध सूत निकालने के अभिप्राय से बनते और बिकते थे। स्वदेशी आंदोलन के समय कुछ प्रचार स्वदेशी वस्त्रों का भी हुआ था, तब से और भी बनने लगे थे। छांटकर एक अच्छा चरखा उन्होंने खरीद लिया। इसके साथ उन्हें शांतिपुर और बंगाल केमिकल की याद आई। एक शांतिपुरी कीमती साड़ी और कुछ बंगाल केमिकल के तेल, फुलेल, सेंट पाउडर आदि खरीद लिए, पर यह सब बहुत साधारण कीमत पर मिल गए थे। उन्हें संतोष नहीं हुआ। वह जवाहरात की दुकान पर गए। बड़ी देखभाल के बाद एक अंगूठी उन्हें बहुत पसंद आई, हीरे जड़ी, कीमत 1000 रुपए, खरीद ली। उसमें खूबी यह थी कि सती शब्द पर नग की जगह हीरक चूर्ण जड़े थे, जिनमें अक्षर जगमगा रहे थे। राजकुमार से खबर पा भेंट की चीजें लेकर नंदन सिंह बहू को देखने ऊपर चले। तारा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। एक बार कनक को देखकर दरवाजा खोल दिया। नंदन ने भेंट का सामान तारा के सामने टेबल पर रख दिया, फिर अंगूठी पहना देने के लिए दी। अंगूठी के अक्षर पढ़कर प्रसन्न हो तारा ने कनक को पहना दिए और कहा, बहू, तुम्हारे जेठ तुम्हारा मुंह देखेंगे। राजकुमार नीचे चंदन के पास उतर गया। तारा ने कनक का मुंह खोल दिया। जिस रूप में उसने बहू को सजा रखा था, उसे देखकर नंदन की तबीयत भर गई। प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती रहो। कनक अचंचल पलकें झुकाए बैठी रही। हमारी एक साथ बहू और तुम्हें पूरी करनी है। एक भजन गाकर सुना दो, याद हो तो गुसाई जी का। नंदन ने कहा। तारा ने कनक की ओर निहारा। उसने सिर हिलाकर सम्मति दी। तारा ने कहा, उस कमरे में बैठकर सुनिएगा और जरा छोटे साहब को बुला दीजिए। राजकुमार और चंदन तब तक स्वयं ऊपर आ गए। तारा चंदन से तबला बजाने का प्रस्ताव कर मुस्कुराई। चंदन राजी हो गया। कमरे में एक बॉक्स हारमोनियम था। चंदन तबलों की जोड़ी ले आया। राजकुमार बाहर कर दिया गया। भीतर नंदन के साथ तारा, कनक और चंदन स्वर मिलाकर कनक गाने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरन भव भय दारुणम,
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर पग्नित अमित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। एक एक शब्द से कनक अपने शुद्ध हुए हृदय से भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्घ्य दे रही थी। चंदन गंभीर हो रहा था। तारा और नंदन रो रहे थे। नंदन ने राजकुमार को अप्सरा विवाह के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। कनक के रुपहले तार से चमचमाते हुए भावन सुंदर बेफास स्वर की बड़ी तारीफ की। तारा ने चंदन की ठेकेबाजी पर चुटकियां कसी। कनक का श्रमित शांत मुख चूम कर उसे परी बहुश्रुति सुखद शब्द सुना कुछ उभाड़ दिया। नंदन ने छोटे भाई से कहा, अब तुम्हारे लखनऊ जाने की जरूरत न होगी। वकील की चिट्ठी आई है, पुलिस ने लिखा पढ़ी करके तुम्हारा नाम निकाल दिया। चंदन ने भौं सिकोड़कर सुन लिया। चंदन और राजकुमार बातचीत करते हुए नीचे उतर गए। नंदन राजकुमार को कुछ उपदेश दे रहे थे। तारा ने चंदन से बहू के पुष्प विसर्जनोत्सव पर गंगाजी चलने के लिए कहा। कार्य अंत तक अपने ही सामने करा देना उसे पसंद आया। कनक के मोजे उतरवा दिए और देव कार्य के समय सदा नंगे पैर रहने का उपदेश भी दिया। गंगा में कनक की आंचल का फूल छुड़वा, काली जी के दर्शन करवा। जब वह लौटी तब 8 बज रहे थे। कनक ने चलने की आज्ञा मांगी। विदा हो प्रणाम कर चंदन और राजकुमार के साथ घर लौटी। सर्वेश्वरी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने निश्चय कर लिया था, अब इस मकान में उसका रहना ठीक नहीं। जिंदगी में उपार्जन उसने बहुत किया था, अब उसकी चित्तवृत्ति बदल रही थी। कलकत्ता रहना सिर्फ उपार्जन के लिए था। अब वह भी अपने हिंदू विचारों के अनुसार जीवन के अंतिम दिवस काशी ही रहकर बाबा विश्वनाथ के चरणों में पार करना चाहती थी। बैंकों में 4 लाख से कुछ अधिक रुपए उसने जमा कर रखे हैं। यह सब कनक की संपत्ति है। राजकुमार को दहेज के रूप में देने के लिए कुछ रुपए उसने आज निकाले हैं। बैठी हुई इसी संबंध में सोच रही थी कि कनक की गाड़ी पहुंची। कनक राजकुमार और चंदन को लेकर पहले माता के कमरे में गई और दोनों को वहीं छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। कनक को माता के विचार मालूम थे। सर्वेश्वरी ने बड़े आदर से उठकर राजकुमार और चंदन को एक एक सोफे पर बैठाया। गद्दी छोड़कर खुद फर्श पर बैठी, अपने भविष्य के विचार दोनों के सामने प्रकट करने के लिए। कनक भोजन पका रही थी। जो कार्य उसका अधूरा रह गया था, आज चंदन के आने के कारण दूने उत्साह पूरा कर रही थी। इंतजाम इनके आने से पहले ही कर रखा था। मदद करने वाले नौकर थे ही। घंटे भर से ज्यादा देर नहीं लगी। एक साथ कई चूल्हे जलवा दिए थे। सर्वेश्वरी ने कहा, पहले मेरा विचार था कुंवर साहब पर मुकदमा चलाऊं, कुछ रोज कनक को गायब करके, पर कनक की राय नहीं पड़ी, इसलिए वह विचार त्याग देना पड़ा। वह कहती है, राजकुमार की तरफ इंगित कर, आपकी बदनामी होगी। इस समय सहन करने की शक्ति बढ़ाना ज्यादा ही अच्छा है। चंदन ने कहा, अन्य अनेक बातें लुप्त रखकर, जिससे उसके शब्दों का प्रभाव बढ़ रहा था। मैं अब काशी रहना चाहती हूँ। यह मकान भैया के लिए रहेगा। यह तो अच्छा विचार है। चंदन ने कहा, भैया तो कल ही बनारस जा रहे हैं, लेकिन शायद आपको न ले जा सकें। मेरी माँ साथ जा रही हैं। अंत समय काशी रहना धर्म और स्वास्थ्य दोनों के लिए हितकर है। चंदन की चुटकियों से सर्वेश्वरी खुश हो रही थी। उसके दिल को ताड़ कर कुछ देर तक कनक की नादानी, उसके अपराधों की क्षमा, अब राजकुमार के सिवा उसके ये दूसरा अवलंब नहीं, मनोरंजन के लिए और विषय नहीं रहा। उसका सर्वस्व राजकुमार है। आदि आदि बातें सर्वेश्वरी अपने को पतित सास समझ उतनी ही दूर रहकर उतनी ही अधिक सहानुभूति और स्नेह से कहती रही। चंदन भी पूरे उदात्त स्वरों से राजकुमार की विद्या बुद्धि, सच्चरित्रता और सबसे बढ़कर उसकी कनक निष्ठा की तारीफ करता रहा और समझाता रहा कि कनक जैसी सोने की जंजीर को राजकुमार के देवता भी कभी नहीं तोड़ सकते और चंदन के घर वाले, उसके भाई और भाभी इस संबंध को पूरी सहानुभूति से स्वीकार करते हैं। चंदन ने कुल मकान नहीं देखा था। देखने की इच्छा प्रकट की। सर्वेश्वरी खुद चलकर दिखाने लगी। मकान की सुंदरता चंदन को बहुत पसंद आई। तिमंजिले पर कनक को भोजन पकाते हुए देखा। तब तक भोजन तैयार हो चुका था। राजकुमार उसके पढ़ने वाले कमरे में रह गया था। मकान देखकर चंदन भी वहीं लौट आया। सर्वेश्वरी अपने कमरे में चली गई। कनक अपने कमरे में थालियां लगाकर दोनों को बुलाने के लिए नीचे उतरी। देखा, दोनों बैठे एक एक किताब पढ़ रहे हैं। कनक ने पुकारा। किताब से आंख उठा बड़ी इज्जत की दृष्टि से। चंदन ने उसे देखा, उठकर खड़ा हो गया। राजकुमार भी उसके पीछे चला। हाथ मुंह धोकर दोनों बैठ गए। कनक ने कहा, छोटे साहब,
उस रोज यहीं से तकरार शुरू हुई थी। तुम दोनों की बेवकूफी थी, चंदन ने ग्रास निगल कर कहा। और यज्ञ, यह नरमेध यज्ञ बिना मेरे पूरा किस तरह होता? कनक ने सर्वेश्वरी को बुला भेजा था। सर्वेश्वरी और उसके नौकर तोड़ा लिए कमरे में आए। दोनों के पास 5-5 तोड़े रखवाकर सर्वेश्वरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। चंदन गौर से तोड़ों को देखता रहा। समझ गया, इसलिए कुछ कहा नहीं। अम्मा, छोटे साहब को 1000 रुपए और चाहिए, मुझे चेक दे दीजिएगा। सर्वेश्वरी सुनकर चली गई। सोचा शायद छोटे साहब इज्जत में बड़े साहब हैं। राजकुमार ने कहा, पेट तो अभी क्यों भरा होगा, पॉकेट कहो, साहित्यिक हो, बैल। उठते हुए चंदन ने कहा। राजकुमार झेंप कर उठा। कनक ने दोनों के हाथ धुलाए, तौलिया दिया, हाथ पोंछ चुकने पर पान। अब तक 10 का समय था। चंदन ने कहा, ये रुपए जो मेरे हक आए हैं रखवा दो, जरूरत पड़ने पर ले लूंगा। राजकुमार ने कहा, मैंने अपने रुपए भी तुम्हें दिए, तो इन्हें भी रखो जी। कितने हैं सब? कनक ने धीमे स्वर से कहा। 10,000। अच्छा, 1000 के तोड़े हैं। सुनो, अब मैं जाता हूँ। फिर राजकुमार की ओर एक शरारत भरी दृष्टि डालकर कहा, आज तो तुम अपनी तरफ से यहाँ रहना चाहते होगे। कनक लजाकर कमरे से निकल गई। राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब आज मेरी प्रार्थना मंजूर करके रह जाओ, क्योंकि कल तुमसे बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। तो कल स्टेशन पर या भवानीपुर में मिलना। मैं सुबह चला जाऊंगा। अच्छी बात है जी। सलाम। चंदन उतरने लगा। कनक ने पकड़ लिया। तुम भी यहीं रह जाओ ना। कई काम है, तुम्हारे पैर पड़ूं, छोड़ दो। अच्छा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। गाड़ी मंगवाई। चंदन के साथ ही कनक भी बैठ गई। चोर बागान चलने के लिए चंदन ने कहा। इस समय चंदन भविष्य के किसी सत्य चित्र को स्पष्ट कर रहा था। एक तूफान सा उलटने वाला था। गाड़ी चोर बागान पहुंची। राजकुमार के मकान के सामने रुकवा। चंदन उत्तर पड़ा। कहा, अपने पतिदेव का कमरा देखना चाहती हो तो आओ, तुम्हें दिखला दूं। कनक उतर पड़ी। भीतर जा। राजकुमार का कमरा खोलकर चंदन ने बटन दबाया। बत्ती जल गई। कनक ने देखा, सारा सामान विश्रृंखल था। चंदन ने कहा, यह देखो, जली सिगरेटों के ढेर। यह देखो, कैसी साफ किताबें हैं। जिल्दों का पता नहीं, वे उधर वाली मेरी हैं। राजकुमार के स्वभाव के अनुरूप ही उसका कमरा भी बन रहा था। इधर बहुत रोज से रहे नहीं ना, लगता है इसीलिए गंदा पड़ा है। कनक ने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया, तुम्हारी उनकी अच्छी निभेगी, क्योंकि उनके स्याह दाग तुम बड़ी खूबसूरती से धो दिया करोगी। अच्छा छोटे साहब, अब चलिए। हाँ चलो, वह प्रतीक्षा करते होंगे। बेचारे की आंखें कड़ुआ रही होंगी। आंखों की रोशनी मिले। हंसकर कनक ने चंदन की एक किताब उठा ली। चंदन ने कनक को मोटर पर बैठाल दिया और हरदोई का पता लिख कर दिया। लौटकर लेटा तब 11 बजने पर थे। सोचता हुआ सो गया। आंख खुली बिल्कुल टरके दरवाजे की भड़भड़ाहट से। दरवाजा खोला तो मकान के मैनेजर और कई कांस्टेबल खड़े थे। चंदन ने देखा, एक दारोगा भी है सबसे पीछे। फ्रेंच कट दाढ़ी मुसलमान होने की सूचना दे रही थी। यही है? दारोगा जी ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर चकराया हुआ था। चंदन ने तुरंत कहा, कल जो 40 रुपए मैंने दिए थे, अभी तक आपने रसीद नहीं दी? यही है, मैनेजर ने तुरंत कहा। दारोगा आज्ञा पत्र दिखलाकर तलाशी लेने लगे। किताबें सामने ही रखी थीं। देखकर उछल पड़े। उलटते हुए नाम भी उन्हें मिल गया, राजकुमार। दूसरा मजबूत मुकदमा सूझा। सब किताबें निकाल लीं। चंदन शांत खड़ा रहा। दारोगा जी ने इशारा किया। कांस्टेबलों ने हथकड़ी डाल दी। अपराधी को प्रमाण के साथ मोटर पर लेकर कॉलेज स्ट्रीट से होकर दारोगा जी लाल डिग्गी की तरफ चले। प्रातःकाल था। मोटर कनक के मकान वाली सड़क से जा रही थी। तिमंजिले से टेबल हारमोनियम की आवाज आ रही थी। दूर से चंदन को कनक का परिचित स्वर सुन पड़ा। नजदीक आने पर सुना कनक गा रही थी। आज रजनी बड़भागिनी लेख्यो पेख्यो मुखचंदा। 4 रोज बाद राजकुमार लौटा। तब कनक पूजा समाप्त कर निकल रही थी। दोनों एक साथ कमरे में गए तो नीचे अखबार बालक आवाज लगा रहे थे, राजकुमार वर्मा को 1 साल की सख्त कैद। दोनों हंसकर एक साथ नीचे झांकने लगे। नौकर ने कनक को अखबार लाकर दिया। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा अध्याय 4। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।